गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 10 साइंस में हम लुईस अम्ल क्षार अवधारणा के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहले लुईस अम्ल क्षार अवधारणा में हमने पढ़ा कि लुईस अम्ल क्या होते हैं। लुईस अम्ल, ठीक। दूसरा पढ़ा लुईस क्षार। लुईस क्षार क्या होते हैं, उन अवधारणा के बारे में हमने पढ़ा। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े, ठीक। मतलब लुईस अम्ल तो क्या होंगे, लुईस क्षार तो क्या होते हैं। लुईस अम्ल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, ग्राही होते हैं। लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, दाता होते हैं, ठीक। इन इलेक्ट्रॉन युग्म के दाता ग्राही के आधार पर जो यौगिक बनता है, उस यौगिकों के बदले उपसर्जन जो बंध होता है उसको एक तीर के द्वारा हम क्या व्यक्त करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, बेपरमाणु का अष्टक पूर्ण होता है, उनके भीतर कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे लुईस क्षार कहलाते हैं। तो कुछ लुईस क्षारों को उदाहरण पढ़े। NH3 हमने पढ़ा, H2O, ठीक, और SnCl2 क्या है, आपका लुईस अम्ल है। ये लुईस अम्ल है, तो ये आपका क्या है, लुईस क्षार। तीसरा इसमें से पॉइंट पढ़ा, बेपरमाणु का अष्टक क्या अपूर्ण होता है, उनमें द्विरक्त कक्षक होता है। उसकी थ्योरी अपन ने BF3 परमाणु के आधार पर करी, ठीक। तो BF उनके भीतर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, उनका अष्टक क्या था, अपूर्ण होता है। वो अष्टक नियम पर क्या पालन करता है। ये अष्टक नियम के क्या माने जाते हैं, BF3 जो परमाणु होता है वो अष्टक नियम का क्या है, अपवाद है। अष्टक नियम के कुछ क्या अपवाद है, अपवाद। जैसे SF6 है, ठीक। काफी सारे अपवाद हैं जिनको हम करते हैं। तो आपकी बुकों में BF3 जो अष्टक नियम का प्रसार नहीं करता है, उनमें क्या उनमें रिक्त कक्षक की उपस्थिति के कारण अष्टक क्या रहता है, अपूर्ण रहता है। तो BF3 आपने पढ़ा। अगला है चौथा स्पेशल पॉइंट है इसमें आपका कि लुईस अम्ल लुईस क्षार द्वारा लुईस क्षार द्वारा लुईस क्षार द्वारा लुईस क्षार द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्मों के आधार पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का युग्म दाता करता है। तो लुईस क्षार कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म का दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा दाता, और क्षार द्वारा और लुईस अम्ल द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, ग्राही होते हैं। तो दाता और ग्राही परमाणु के मध्य, दाता परमाणु और ग्राही परमाणु, दाता परमाणु गए ग्राही परमाणु के मध्य में जो एक बंध बनता है वह उसे उपसहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक। उपसहसंयोजक बंध के द्वारा उस यौगिक का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक। यौगिक का क्या होता है, निर्माण। यौगिक का क्या होगा, निर्माण। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही दाता परमाणु द्वारा एक तो क्या देगा, दूसरा क्या लेगा। तो इसे दाता ग्राही इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर भी पढ़ सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, दाता ग्राही परमाणु। लेन देन हो रहा है, तो दाता और ग्राही परमाणु के मध्य में क्या है, तीन निशान होता है, ठीक। जिसको ये उपसर्जक बंध द्वारा क्या बना हुआ रहता है। अब इसमें उपसर्जक जो बंध बन रहा है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों का क्या रहता है, अधिकार रहता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म ध्यान करें तो लुईस क्षार है, दाता परमाणु है। अब इसे जो इलेक्ट्रॉन युग्म से जो इलेक्ट्रॉन दान हो रहे हैं उस पर दाता का अधिकार रहेगा और ग्राही का रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के युग्म पर दोनों दाता परमाणु और ग्राही परमाणु का क्या रहता है, अधिकार रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, दाता ग्राही इलेक्ट्रॉन युग्म या परमाणु से कहा जाता है, जो उपसर्जक बंध द्वारा बना रहता है। तो आपको लुईस अम्ल क्षार अवधारणा में ये पॉइंट आपको क्या रखने, याद रखने। अब उसको एक समीकरण द्वारा अपन व्यक्त करते हैं, वो कैसे होता है।
बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है क्रॉक्सोलॉजी की। लुईस अम्ल चार अवधारणा क्या होती हैं और पढ़ते हैं उसके बारे में। जैसे कोई बी, ये बी क्या मान लिया मैंने, कोई लुईस क्षार, लुईस क्या मान लिया क्षार प्लस ए क्या मान लिया लुईस अम्ल। तो लुईस क्षार के अनुसार लुईस क्षार क्या होते हैं, दाता परमाणु ये इलेक्ट्रॉन युग्म करेंगे, दान करेंगे, तो क्या बन गया देखो, इधर दान करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या कराए बी ए। इस प्रकार जो यौगिक बनता है, यौगिक मन ऑक्सीजन वो क्या कहलाता है, लुईस अम्ल का गणना कहलाती है। जैसे कि आपका है BF3, BF3 क्या है, लुईस क्षार है, NH3 प्लस BF3। अब NH3 क्या है आपका लुईस क्षार, NH3 क्या है लुईस क्षार, लुईस क्षार, NH3 क्या है लुईस क्षार। तो इस NH3 का क्या दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो किधर जाएंगे, अपनी नाइट्रोजन परमाणु अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या उसको देगा BF3 को देगा। तो ये NH3 क्या लुईस क्षार है, तो इसको बोलेंगे दाता। तो दाता द्वारा, दाता कौन है लुईस क्षार, तो अपने इलेक्ट्रॉन को किधर ले रहा है BF3 को। तो ये तीन का संग कराएगा, पहले किसको होगा, किसको होगा BF3 को। तो B इसमें NH3 BF3, ठीक। या आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं H3N प्लस BF3, BF3 H3N प्लस BF3, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो उसको क्या बनेंगे NH3 इक्वल टू BF3, ठीक। तो दाता द्वारा और ग्राही द्वारा के इलेक्ट्रॉन भिन्न किए जा रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर शो होती है। तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, BF3 इस प्रकार लिख दिया, और NH3 ये BF3 क्या है लुईस अम्ल, ये क्या है लुईस क्षार, लुईस क्षार, ठीक। अब ये क्या करेगा लुईस क्षार अपने दो इलेक्ट्रॉन, अपने युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म में से दो इलेक्ट्रॉन BF3 को देगा। तो पहले की दोनों क्या जाएगा, अब ठीक के साथ रिएक्शन हो जाएगा, ये दे रहा है इसको इधर, तो NH3, ठीक, किसको देगा BF3, ऐसे तो हुआ है। ये जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म है NH3 किसको दे रहा है BF3 को, तो ये दाता द्वारा जो इलेक्ट्रॉन चाहे जा रहे हैं किधर जा रहे हैं BF3 की तरफ जा रहे हैं, तो BF इस प्रकार इसको शो कर सकते हैं। तो ये आपकी कई लुईस अम्ल अवधारणा हुई, ठीक। अब पढ़ते हैं कुछ लुईस अम्लों का उदाहरण क्या होता है। लुईस अम्लों का, लुईस अम्ल, लुईस अम्ल क्या होता है, वे पदार्थ वे परमाणु, वे पदार्थ
वे यौगिक परमाणु अणु आयन जो हो सकता है, अणु आयन या यौगिक जिनका अष्टक ठीक लुईस अम्ल लुईस लुईस इलेक्ट्रॉन डाटा लुईस लुईस अम्ल वे पदार्थ जिनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। उनमें व्यक्त डी कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित व्यक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। वे पदार्थ या वे परमाणु जिनका अष्टक क्या होता है, वे परमाणु जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, जिनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। और उनमें रिक्त कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। रिक्त कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लुईस क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे AlCl3 Br3 OH- और Cl-। ठीक, तो इनमें क्या है, लुईस अम्ल क्या होते हैं, वे परमाणु जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, उनमें रिक्त कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। लुईस अम्ल कहलाते हैं। AlCl3 Br3 OH- और Cl-। इसमें रेनाइन की क्या है, अधिकता है। इसमें रेनाइन की क्या है, अधिकता। तो अपन ये कह सकते हैं, वे परमाणु जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, उनमें रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। अष्टक तो अपूर्ण होता है, अष्टक अपूर्ण के कारण उसमें रिक्त कक्षक क्या पाए जाते हैं, उसमें रेनाइन की क्या होती है, अधिकता होती है। रेनाइन की क्या होती है, अधिकता होती है। उसके कारण क्या है, वे लुईस अम्लों के आपको ये उदाहरण क्या याद रखने हैं। उसी प्रकार लुईस क्षार क्या होते हैं, वे परमाणु जिनका अष्टक पूर्ण होता है। वे परमाणु जिनका क्या होता है, अष्टक पूर्ण होता है तथा उनमें रिक्त कक्षक उपस्थित नहीं होते। जब अष्टक पूर्ण होगा तो रिक्त कक्षक की तो कोई सेंस ही नहीं है। तो वे परमाणु जिनका अष्टक क्या पूर्ण होता है, उनमें रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। उनमें धनायन की क्या होती है, कमी होती है। धनायन की क्या होगी, कमी। तो अपन ये याद रख सकते हैं, रेनाइन की अधिकता के आधार पर लुईस अम्ल भी हो सकता है। रेनाइन की अधिकता, रेनाइन की क्या होती है, अधिकता होती है अम्लों में। और क्षारों में, लुईस क्षारों में क्या होती है, रेनाइन की क्या होती है, कमी होती है। जैसे देखते हैं NH3 रेनाइन की क्या होगी, कमी, प्लस NH3H2O Mg+2। तो इसके आधार पर अपने लुईस अम्ल व लुईस क्षार दोनों के क्या पढ़े, उदाहरण पढ़े, परिभाषा पढ़े। तो आपसे वो क्या पूछा, दो लुईस अम्लों के उदाहरण लिखिए। यह काफी सारे उदाहरण दे देगा, आपको उसमें छटवा लेगा, क्रॉस करवा लेगा। लुईस क्षार में कुछ उदाहरण है और लुईस अम्लों के कुछ उदाहरण है जो आपको क्या याद रखने हैं, इनको नोट करो। लुईस अम्ल और लुईस क्षारों के उदाहरण क्या है, ठीक, ये आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं, लुईस अम्ल क्षारों के उदाहरण। इसके बाद में आपका टॉपिक आएगा अम्ल व क्षारों के उपयोग क्या होते हैं। अम्ल व क्षारों के उपयोग क्या है।
नोट कर लिया होगा। तो आपको ये तीनों अवधारणा है, बहुत महत्वपूर्ण है, 3 नंबर पे प्रश्न आता है। तो तीनों अवधारणाओं को आपको एक बार देख के पढ़ लो, एक बार बिना देखे उनको रिवीजन करो, लिखो, ले लेके याद करोगे, समीकरण याद करोगे तो याद रहेगा, वरना आप भूल जाओ। तो इस प्रकार ये क्या है, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा की अवधारणा है। पहली अवधारणा आर्हेनियस के अनुसार थी, दूसरी अवधारणा आपकी क्या है, ब्रॉक्सल-लॉरी की अवधारणा है, तीसरी क्या है, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। तो आपकी बार आपकी ब्रॉक्सल-लॉरी की अवधारणा पूछी गई है, आपके शायद कौन सी पूछ सके, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा पूछी जा सकती है। तो तीनों ही अवधारणा महत्वपूर्ण है, आर्हेनियस के अनुसार भी पूछ सकता है, ब्रॉक्सल-लॉरी तो है ही है, लुईस अम्ल भी महत्वपूर्ण है। अब आ रहा है आपका अम्ल क्षारों के उपयोग। अम्ल व क्षारों के उपयोग क्या है? अम्ल व क्षारों के उपयोग। अम्ल व क्षारों के उपयोग पढ़ने से पढ़ रहे हैं, तो पहला अपन किसके उपयोग पढ़ते हैं, अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग पहले तो पढ़ रहे हैं, अम्लों के उपयोग क्या है। तो अम्लों का उपयोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो पहले पढ़ रहे हैं, अम्लों का पहला उपयोग है खनिज अम्ल। खनिज अम्ल क्या होते हैं? खनिज अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो हमें चट्टानों व खानों से खोदकर उनको निकाला जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। मतलब वे अम्ल जिन्हें हमें चट्टानों से व खानों से खोदकर निकाला जाता है, उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। अब खनिज अम्लों का उदाहरण है, आपके एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, फिर HNO3, HBr। ये क्या खनिज अम्ल है? तो खनिज अम्लों को चट्टानों व खानों में से खोदकर निकाला जाता है, HCl, H2SO4, HNO3, HBr। एक होते हैं प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल खनिजों के उपयोग। प्राकृतिक अम्ल वे अम्ल जिन्हें जंतुओं व वनस्पतियों या पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। मतलब वे अम्ल जिन्हें जंतुओं, प्राकृतिक वनस्पति मतलब जिन्हें पेड़ पौधों से प्रकृति से प्राप्त किया जाएगा, तो वे अम्ल जिन्हें जंतुओं, प्रकृति से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से क्या प्राप्त किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल आदि जो अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक। तो प्राकृतिक अम्ल क्या है, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिन्हें प्रकृति वनस्पतियों से क्या प्राप्त किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। अब है आपका तीसरा उपयोग है HCl का उपयोग। अपन जो HCl का उपयोग बॉयलर HCl का उपयोग बॉयलर, सैनिटरी फर्श साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। HCl का उपयोग बॉयलर, सैनिटरी, फर्श साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है आपका CH3COOH। CH3COOH को एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का उपयोग अचार
मुरब्बे, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, मतलब जो भी आपके अचार, मुरब्बे, खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो आप इनमें अचार, मुरब्बे, खाद्य पदार्थों में क्या मिला के रखते हैं? एसिटिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं? सिरका। ये चीजें काफी लंबे टाइम तक बरकरार रहती हैं, खराब नहीं होती हैं, इनका उपयोग किया जाता है। अब आपका आ रहा है अम्लों के उपयोग में आपका है H2SO4। H2SO4 क्या है? H2SO4 को साथ जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसको अपन साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। मतलब साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा बोलते हैं। साथ जो सल्फ्यूरिक अम्ल है अम्लों का राजा। अम्लों का राजा इसे कहा जाता है। दूसरा है अम्लों का राजा इसे कहते हैं किसी देश की प्रगति या विकास का मापदंड उद्योग धंधों में खपत के आधार पर की जाती है। मतलब किसी देश की प्रगति का मापदंड क्या होता है? उद्योग धंधों में या काम में जो आने वाले जो H2SO4 कितना यूज हो रहा है वह उसकी प्रकृति का मापदंड आधार क्या माना जाता है। HCl हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, आपका आता है HNO3। HNO3 का उपयोग खाद, उर्वरक बनाने में किया जाता है। खाद में उर्वरक क्या बनाने में किया जाता है। पेंट, औषधि निर्माण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और सोने व चांदी के आभूषणों की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है आपका HCl और HNO3। मतलब तीन भाग अपन किसके लेते हैं? HCl अम्ल के लेते हैं। और एक भाग किसका ले रहे हैं? H2SO4 का ले रहे हैं, HNO3 का ले रहे हैं। 3 भाग तो HCl अम्ल के और 1 भाग HNO3 अम्ल का लेते हैं। तो इस प्रकार इन 3:1 के आधार पर 75% और 25% अनुपात में जो मिश्रण तैयार होता है, 3 भाग HCl अम्ल और 1 भाग HNO3 के मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया, जिसे क्या बोलते हैं? अम्लराज कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे? अम्लराज कहते हैं। अब इस अम्लराज का उपयोग, अम्लराज में इतनी ताकत होती है, मतलब उसका इतना प्रभाव होता है कि ये सोने चांदी जैसी प्लेटें महंगी वस्तुओं को भी क्या इसमें बढ़ा देता है। यदि हम 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 करें, उससे एक मिश्रण तैयार करें और उस मिश्रण में अपन सोने चांदी जैसी महंगी वस्तुओं को अपन डाल देते हैं तो उस वस्तु को वह बढ़ा देता है। तो जिसे एक्वारेजिया अम्लराज कहा जाता है। जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल का उपयोग अपन का खाद्य पदार्थों, अचार, मुरब्बे व जो लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं, लकड़ी के फर्नीचर की सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब एसिटिक अम्ल का उपयोग खाद्य, अचार, मुरब्बे के साथ साथ लकड़ी के फर्नीचर के आदि सफाई में किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण अपने अम्लों के क्या पड़े? उपयोग पड़े। इन उपयोगों को आपको क्या करना है? याद करना है। तो अपन ने HCl अम्ल के उपयोग पढ़े, HNO3 के पढ़े, H2SO4 के पढ़े और एसिटिक अम्ल के पढ़े।
तो इन उपयोगों को आपको याद करना है। इन उपयोगों में से क्या 1 नंबर का प्रश्न आता है। तो अभी प्रश्न आता है किसी देश की प्रकृति का आधार मापने के लिए किसका अम्ल का उपयोग किया जाता है? खाद्य उर्वरक, नाइट्रेट, मैग्नीशियम का उपयोग किया जाएगा। ठीक, तो उसका आंसर था एस्टर। तो हमने आज लुईस अम्ल क्षार अवधारणा पढ़ी। तो लुईस अम्ल जो क्षार अवधारणा है उनको आपको रिवीजन करना है, याद करना, हम लोगों को उपयोग करना है। जो भी हम ये वीडियो भेज रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको टीचर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके आधार पर ये आपके क्या अम्लों के उपयोग समाप्त हुए।